नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज हम आपको फिर एक प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से ऑनलाइन कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले 1.5 से 2 घंटे में। मित्रों, आप सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जो जैविक खेती करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं या जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी के लिए राम राम। मित्रों, 2 टॉपिक के विषय में आज हमें आपसे बात करनी है। नंबर 1, मल्टीलेयर फार्मिंग, जो कि एक छोटी सी बात है पर विषय बहुत बड़ा है। दूसरा, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जो शब्द छोटा है पर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है और इसमें सभी तरह की वो बारीकियां आती हैं जो किसान अक्सर मिस कर जाते हैं। तो आज हम आपसे इन्हीं 2 विषयों के बारे में बातचीत करेंगे और विस्तार से इन सब चीज़ों को समझाएंगे कि ये क्यों आवश्यक है और इनके फायदे क्या हैं और इनकी आज हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है और आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कॉपी पेन अपने हाथ में रखा होगा, क्योंकि वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कॉपी पेन आपके हाथ में नहीं है तो कृपया आप ले लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में कई इस तरह के सवाल आएंगे जो हम चर्चा के दरमियान आपको बातें बताएंगे। तो आप कृपया वो आप नोट डाउन करेंगे और जब हमारा सेशन आखिरी पड़ाव पर होगा तो अगले आधा घंटे में वो सवाल आप हमसे पूछ सकेंगे और उनके हम जवाब आपको दे सकेंगे। तो हमारा और आपका दोनों का समय और ये सेशन सार्थक होगा। सीधी बात करते हैं लेयर फार्मिंग की, जो आज की तारीख में एक ज्वलंत विषय है। मित्रों, मैं आपको इसके बारे में बोलने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मल्टीलेयर फार्मिंग क्यों आवश्यक है, क्यों इतना उस पर जोर लगा के बातचीत करी जा रही है, क्या आवश्यकता है इसकी। इतना अच्छा तो सब चल रहा है, प्रोडक्शन भी बराबर हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान की गोडाउनों भी अनाजों से भरी जा रही है, सब्जी की कोई कमी नहीं है, अनाज की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसके लिए करने की क्यों आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये कि हमारी आवश्यकता क्या है या आने वाले समय में क्या हो सकती है, और दूसरा ये कि जो भी कार्य हम करें उस कार्य के पीछे कहीं कोई विनाश तो नहीं छुपा है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को तो हम रफ्तार में नहीं ले लिए जो आने वाले 20-50 सालों बाद एक कहना चाहिए विनाश का कारण बन जाए। 2 बातें हमें सोचना चाहिए। तो हम पहली बात पर सोचते हैं, फिर दूसरी वाली बात पर सोचेंगे। पहली बात जो है कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है, तो आपको और सबको मालूम होगा ये बात कि आज हिंदुस्तान में बड़े चैलेंजों के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता हमारे लिए किस बात की है? सबसे पहली बात तो यह है कि आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है या कह रहा है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, उससे हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। हम अगर 5 रोटी की खुराक करते हैं तो हम 4 रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हमें जैविक और सात्विक अन्न चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए। ये हर एक बच्चे की डिमांड है, हर एक नौजवान की डिमांड है और हर एक बुजुर्ग की डिमांड है। तो इस दौर में हमें एक विकल्प के रूप में सोचना पड़ेगा कि जबकि हिंदुस्तान पूरा केमिकल फार्मिंग कर रहा है, कुछ हिस्से में जैविक खेती हो रही है, तो इस बीच में हम पूरे हिंदुस्तान को कैसे क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जैविक सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। ये आज का भी विषय है और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सवाल है। दूसरी बात, जगह प्रतिदिन हमारे पास कम होती चली जा रही है। ये बात को तो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति के पास 500-500 एकड़ जमीन हुआ करती थी और उनके अगर 10 बच्चे हो जाया करते थे तो एक व्यक्ति के पास एक झटके में 100 एकड़ जमीन बचती थी। और अगर अगला राउंड भी 10 बच्चों का लग गया तो दूसरे झटके में 10 एकड़ पे व्यक्ति आ जाता था 500 एकड़ वाला। और अगला राउंड और अगर 10 का लग गया तो 500 एकड़ वाला एक पे आ जाएगा। लेकिन 10 का राउंड ना लगाते हुए हम लोग अगर 2 का ही राउंड लगा दें तो भी हमारे पास 5 एकड़ जमीन बचती है। मतलब 3 पीढ़ी के बाद 500 एकड़ वाला व्यक्ति 5 एकड़ पे आके टिक जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रति परिवार
प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमें खोजना पड़ेगी कि क्या हम ऐसा करें जो जमीन के कम रकबे की पूर्ति जो है घटते रकबे की पूर्ति कम जगह से उत्पादन के रूप में हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। एक समय था जब देश में हरित क्रांति आई, उस समय 60 से 70 करोड़ की आबादी का भारत हुआ करता था, भुखमरी का माहौल था। हमारी सरकारों ने हरित क्रांति को परमिशन दिया और देश में धुआंधार तरीके से रासायनिकों का प्रयोग हुआ। बेशक हमने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन हमने उसके पीछे एक विनाश का बड़ा मंजर खड़ा कर लिया। साथियों, लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जब 60 करोड़ की आबादी पे थे तो भुखमरी का माहौल था। आप जरा गौर करिए कि अगर बच्चा बच्चा ये डिमांड कर रहा हो कि हमें जैविक और सात्विक फूड चाहिए, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास होने को जा रही है। 150 करोड़ की आबादी को हम सात्विक जैविक भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएं, ये एक सवाल हमारे ऊपर बनता है। तो ये 3 चुनौतियां हमारे बीच में लगातार खड़ी हुई हैं और चौथी चुनौती के रूप में जो गांव का माइग्रेशन शहरों की तरफ हुआ और शहरों का विकेंद्रीकरण हुआ, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सभी लोग भी गांव और शहरों से बिलोंग करते होंगे। एक समय जब आपके शहर में जिस कोने में आप रहा करते थे, वहां पर हो सकता है कि आपके आजू बाजू खेत खलियान हुआ करते होंगे, लेकिन एक समय आज का दौर है, वहां पर केवल और केवल कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंगें, नाली, सड़कें और तमाम तरह की इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके कारण भूमि का रकबा खेती के लिए कम होता चला जा रहा है। अगर हम इन चारों बातों को गंभीरता से कागज पर लिख के इनके बारे में सोचें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है और हमें कोई एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था खोजना पड़ेगी जिसमें इन सभी तरह की चुनौतियों का, सभी तरह के सवालों का एक मंच पर समाधान, एक मंच पर जवाब मिल सके। तो साथियों, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक मंच पर एक ही जवाब है, मल्टीलेयर फार्मिंग। क्योंकि मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो कम जगह में ज्यादा उत्पादन देती है। एक ऐसी तकनीक है जो 10 एकड़ का उत्पादन 2 एकड़ में दे देती है। एक ऐसी तकनीक है जिससे बिना जहर डाले आप भरपूर उत्पादन लेते हैं। एक ऐसी तकनीक है जो कम से कम जगह में बेहतरीन उत्पादन के लिए सिद्ध होती है। तो चलिए इस तकनीक के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। क्या है, कैसे की जाती है, क्या होता है इसका परिणाम और किस किस तरह के फायदे हमें मिलते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। अभी मैंने आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक बात बताई कि हमें 2 बातों के विषय में सोचना चाहिए। नंबर 1, पहले तो आवश्यकता हमारी क्या है, और नंबर 2 कि इसके परिणाम क्या हैं, दूरगामी परिणाम क्या हैं। तो दूरगामी परिणाम इस बात को या मल्टीलेयर फार्मिंग को समझने के बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन आवश्यकता हम आपको बता चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 4 तरह की आवश्यकताएं मैंने आपको गिनाई हैं कि घटती जमीन का रकबा, बढ़ती आबादी की समस्या और लगातार जो है ना क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड और छोटी जमीन से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद, ये सारी समस्याओं का जो समाधान है वो है मल्टीलेयर फार्मिंग। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके परिणाम पर जाएंगे और परिणाम में हम ये देखेंगे झांक करके अगले 50 साल तक तो कोई इसमें विनाश की बात नहीं छुपी है। अगर नहीं छुपी है तो आंख बंद करके इस तकनीक पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं मल्टीलेयर फार्मिंग की, तो जिसमें हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सबसे पहले नंबर, और स्ट्रक्चर में एक बेसिक फंडामेंटल है। दिमाग में बहुत बड़ा बवंडर आप मत रखिए कि ये कोई विशेष बहुत बड़ा तकनीक है जिसे जो है कोई साइंटिस्ट समझाएगा या कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। नथिंग, बहुत सिंपल बात है जो एक किसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग एक प्रैक्टिकल फील्ड पे यहाँ पर खड़े हुए हैं जो मल्टीलेयर फार्मिंग की है। और इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो घास और बांस का है, और बांस के स्थान पर आप कोई भी तरह की वुड, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि लगभग 1 से 1.25 इंच की मोटाई उसकी होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, और हाइट लगभग 10 फीट के आसपास की होना चाहिए। कारण ये, क्योंकि विड्थ ज्यादा रखेंगे तो
बांधने में और जो आपकी स्ट्रक्चर की पकड़ है वो बनने में कमजोरी होगी। और हाइट इसलिए क्योंकि जब आप लकड़ी को जमीन के अंदर डालेंगे तो लगभग समझ लीजिए कि लकड़ी आपके 1 से 1.5 वर्ष तक जमीन के अंदर रहेगी सुरक्षित, और उसके बाद उसमें पानी लगेगा लगातार तो वो सड़ जाएगी, और जब सड़ जाएगी तो आपको 1 फीट की लकड़ी को नीचे की अलग करना पड़ेगा। और अगर आपने 6 फीट की हाइट का मंडप बनाया और 6 फीट की लकड़ी रखी तो अगले 1-1.5 साल में वो 5-5.25 फीट की हो जाएगी, जो कि दोबारा काम नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी हाइट लगभग जो है, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बैम्बू है, और बैम्बू के ऊपर जो है ना लगभग हमने 3 फीट के आसपास की हाइट निकाली है, मतलब 10 फीट की ये टोटल है, जिसमें 1 से 1.5 फीट हम जमीन के अंदर डालते हैं और 6 से 6.25 फीट तक हम इसकी यहाँ तक हाइट रखते हैं, और इसके ऊपर लगभग 3 फीट के आसपास हम मंडप के ऊपर निकालते हैं, ताकि 1 वर्ष में जब ये सड़ जाएगी तो यहीं के यहीं इसको हम अलग करके और उसी बैम्बू को दोबारा होल करके और नीचे उतार देंगे, ताकि इसकी लाइफ 5 से 6 साल तक लगातार चलती रहे। तो ये हमने बांस या किसी भी तरह की लकड़ी हमने ले ली, और इसको जो हम लगाते हैं एक आइडियली डिस्टेंस हमने सेट किया हुआ है, जिसमें हम 5x6 पर इसको लगाते हैं। ये दूरी रखते हैं 6 फीट, मतलब बैम्बू टू बैम्बू बोलेंगे, और ये डिस्टेंस हम बोलेंगे रो टू रो, मतलब लाइन से लाइन की दूरी। तो ये रखेंगे हम 5 फीट और ये रखेंगे हम 6 फीट। इस तरह से हम बैम्बुओं को लगाते हैं या कोई भी लकड़ी को लगाते हैं। फिर इस लकड़ी को खड़ा करके ठास के बढ़िया से, ये 18 गेज का वायर है जो हमने स्ट्रेट बैम्बू टू बैम्बू लिया हुआ है। पहले नंबर जब हम पूरे सारे बैम्बू लगा देंगे, उसके चारों तरफ बॉर्डर पर एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे बैम्बू की, जिससे हम मजबूती पकड़ बना सकें। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम घरों में घर बनाते हैं तो हम नींव भरते हैं दीवार को उठाने के लिए, तो चारों तरफ जो नींव भरते हैं, ठीक उसी तरह हमें बैम्बू की नींव भरनी होती है इसके चारों तरफ। वो भरने के बाद हम उस नींव से, उस बैम्बू से अपोजिट डायरेक्शन में वायर को खींच के बाहर की तरफ बांधते हैं तेंबू स्टाइल में। जैसे कि मिलिट्रीज के तेंबू आपने कभी देखे होंगे, चारों तरफ से खींच दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह हम इसको चारों तरफ से खींच के स्ट्रेचिंग कर देते हैं, ताकि ये पूरी तरह से चारों तरफ से खिंच जाए। अब अंदर काम करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट वाले बैम्बू हैं उनमें हम ये 18 गेज का या फिर 16 गेज का वायर सीधा स्ट्रेट खींचेंगे और एंड ऑफ द बैम्बू बांध देंगे। फिर दूसरी रो में स्ट्रेट खींचेंगे और एंड ऑफ द बैम्बू बांध देंगे, एंड ऐसा 4 में, 5 में, 6 में कंटिन्यूसली हम ऐसा कर देंगे। और फिर इसके बाद स्ट्रेट में क्रॉस में हम ये वायर बुनेंगे, जो कि 20 गेज का होता है। अगर आपके पास वायरिंग की व्यवस्था ना हो तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप बैम्बू अगर आपके पास हैं तो इनको फाड़ लीजिए, और फाड़ के मोटा वाला जो फड़ा हुआ बंच रहेगी आपकी, वो 18 गेज की वायर की स्थान पर आप बांध दीजिए, और जो क्रॉस में हम 20 गेज का वायर इसमें लगाते हैं उसके स्थान पर आप उससे और पतली बंच कर लीजिए, लगभग 2 सूत के आसपास की, और उसको क्रॉस में डाल दीजिए। तो ये बैम्बू से भी काफ़ी अच्छा आप बना सकते हैं। और इसके बाद हम ये घास डालते हैं, जो खरपतवार की तरह खेतों में खूब ज़्यादा मात्रा में बरसात में उगती है, पर किसान भाई जो है ना हमारे, उसको या तो काट के सुखा के जला देते हैं, या फिर उसमें दवाई डाल देते हैं, खरपतवार नाशी डाल देते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाती है। ये हमें दोनों ही काम नहीं करने हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है, और सही ढंग से उसको उपयोग में लाना है, ताकि हमारा काम हो सके और प्रकृति का दोहन ना हो सके, किसी भी तरह से हानि ना हो सके। तो हमने क्या किया, घास को बढ़ने दिया मेड़ों पर, और उसको काट के ये सुखा लिया। सूखने के बाद उसके गट्ठे बनाए, और गट्ठे बना के इस घास को हमने पतला 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 इस वायर के ऊपर डाल दिया। इससे क्या फायदा होता है, आधी धूप आधी छाया का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे किसी भी तरह की ज्यादा गर्मी से, किसी भी तरह की ठंडी से फसल को कोई नुकसान नहीं होता। कुल मिला के वातानुकूलित, या हम ये कह सकते हैं एक अनुकूलित व्यवस्था पौधों को ग्रो करने के लिए बन जाती है, जिसमें आधी धूप आधी छाया फिल्टर होके आती है। और इसके ऊपर फिर हम एक फांद छोड़कर, एक वायर को छोड़कर दूसरे वायर पर एक पतली लकड़ी लगाते हैं, वो लकड़ी इसके ऊपर डालते हैं और लकड़ी को वायर से बांध देते हैं, ताकि ये घास हवा में उड़े ना। तो इस तरह से ये हम ढांचा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जो हमने स्ट्रेट वाला बैम्बू चारों तरफ लगाया है, उस स्ट्रेट बैम्बू पर हम ग्रीन नेट या साड़ी की बाउंड्री वॉल चारों तरफ से
लगभग 6.5 फीट हाइट, जो फीट हाइट पर हमारा शेड होता है उस हाइट पर हम चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ के आपके खेत में नहीं आते हैं। दूसरा, जो बाहर की गर्म हवा होती है वो पैरेलली आपके खेत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बाहर का जो तूफान होता है, जिस तूफान के साथ में खरपतवार के बीज उड़ के आते हैं, वो आपके खेत में एंटर नहीं हो पाते हैं। तीसरा, जो ठंडी हवाएं आती हैं ठंड के समय, जिसमें पाला लगने की संभावना होती है, वो ठंडी हवाएं खेत के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा घर तैयार होता है जैसे कि आप अपना घर तैयार करते हैं, 4 दीवार के अंदर आप रहते हैं, ठीक उसी तरह से हम पौधों को भी 4 दीवार के अंदर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम नेचर के संपर्क में भी रहते हैं और नेचर के जो बुरे प्रभाव होते हैं, जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं, उनसे हम बच भी जाते हैं। तो ये इस तरह से एक हमने ढांचा तैयार किया और फिर इस ढांचे में हम फसल को रोपते हैं। जो हमने 3-3.5 फीट का रिज बेड बनाया है, मेड़ा बनाया है, उस मेड़े पर हम फसल की बुआई करते हैं। मेड़ा हम बनाते हैं लगभग बहुत अधिकतम तो 4 इंच की हाइट लेते हैं। इसकी बुआई हम मंथ ऑफ फरवरी में करते हैं। मॉडल की जो शुरुआत है वो सबसे अच्छा महीना है वो है फरवरी में, जनवरी में हम फील्ड को तैयार कर लेते हैं और फरवरी में इसमें जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर और 6 इंच की चौड़ाई पर पौधों को रोपते हैं। सबसे जमीन के अंदर पहले नंबर पर अदरक या हल्दी के रूप में। तो अदरक या हल्दी या अरबी या चुकंदर या फिर आपका जो है आप बोल सकते हैं कचूर या फिर सूरन भी बोल सकते हैं। कई तरह की फसलें हैं इसमें, लेकिन हल्दी और अदरक प्रचलन में है। तो कंद वाली एक फसल हम बोते हैं जमीन के अंदर फरवरी के महीने में। अब आप सभी को विदित होगा कि अदरक या हल्दी का जो लगाने का समय है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी किसान से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जून के महीने में ये फसल बोई जाती है। परंतु हम इस वाले स्ट्रक्चर में फरवरी के महीने में जमीन के अंदर अदरक या हल्दी को बो देते हैं। इसका भी मैं आपको अभी कारण समझाऊंगा। जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर जैसे ही हमने अदरक और हल्दी को बोया तो फरवरी के महीने में हल्की फुल्की ठंड रहती है, बल्कि मार्च तक हल्की फुल्की ठंड रहती है और अप्रैल से गर्मी का जो है आगमन सही तरीके से होता है। तो जब तक गर्मी अच्छे से नहीं पड़ने लगती है, सॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर नहीं हो जाता, तब तक की कोई भी कंद वाली फसल में अंकुरण स्फुटित नहीं होता है। तो जब फरवरी के महीने में हमने अदरक लगा दिया तो वो सुस्त अवस्था में 1-1.5 महीने पड़ा रहता है और जैसे ही उसका टाइम आता है तो थोड़ी थोड़ी प्रोसेस उसकी मार्च लास्ट से होने लग जाती है और जब तक के ये ऊपर आएगा तब तक के हम इस पे पूरी तरह से एक फसल ले डालेंगे। और जमीन के अंदर कंद वाली फसल रोपने के तुरंत बाद हम सरफेस पर कोई भी पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं। पत्ती वाली सब्जियों में मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, नौनिया है, राजगिर भाजी है, बहुत तरह की साग होती हैं जो पत्तियों के रूप में होती हैं, उन्हें हम बो देते हैं। और कारण ये कि हम पत्ती वाली सब्जी इसलिए बोते हैं ताकि जो है ना ये कम समय में निकल आती हैं और इनकी रूट जो है ना ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए हम पत्ती वाली सब्जियों को बोते हैं। और दूसरा कारण ये है कि पत्ती वाली सब्जियों को हम थोड़ा अति घनत्व में बोते हैं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि जो पौधे धूप और पानी और मिट्टी के संपर्क में सबसे पहले आएँ वो जल्दी उगाएं और जो पौधे थोड़े बाद में आएँ वो बाद में उगाएं। तो अति घनत्व में हम पत्ती वाली सब्जियों को ब्रॉडकास्ट करते हैं और इनको बोने से हमें 3 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर तो पत्ती वाली सब्जी जब जमीन के सरफेस पर बो देते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरे मिट्टी के स्पेस को ढक लेती है और जब मिट्टी के स्पेस को ये ढकेगी तो निश्चित ही है कोई भी खरपतवार को उगने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान नहीं छोड़ती है, जिससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो कि खरपतवार के रूप में, मतलब हमें खरपतवार को निकालने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह से जाने अनजाने में ना तो दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही हमें अतिरिक्त लागत लगानी पड़ती है। तो हमारा सबसे बड़ा मुनाफा ये हुआ कि कोई खरपतवार इस फील्ड में नहीं होता है। नंबर 1, जो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती है। दूसरी बात, जब पत्तियां पूरे जमीन के सरफेस को ढक लेती हैं तो कोई भी सनलाइट, पहली बात तो ये है कि सनलाइट के लिए हमने आपको पहले बता दिया कि 50% फिल्टर होके धूप आए, उसके लिए हमने ये घास डाल दी
और 50% जब जमीन पर सनलाइट इससे फिल्टर होके पड़ती है तो पत्ती का जो स्पेस होता है वो एकदम इतना सटा हुआ रहता है, पत्तियों से पत्तियां सटी रहती हैं ताकि सनलाइट जो है ना मिट्टी पर नहीं पड़ती है। और जब मिट्टी पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो आप समझ गए होंगे कि इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब पानी के जो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, हम इस विधि से रोक पाते हैं, जो कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। आप खुले खेतों में फसल बोते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप 1 लीटर पानी किसी पौधे को देते हैं तो अगले दिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 1 लीटर पानी कहाँ गया। मतलब पौधे ने सारा ले लिया क्या? नहीं, पौधा केवल 1% पानी लेता है, 99% पानी आपका वाष्पीकृत हो जाता है। अगर हम इसका मोटा मोटा अंदाजा लगा लें तो मैं आपको बता दूं 70 से 80% तक पानी खेतों से वाष्पीकृत होता ही है। तो हम इस तकनीक में पानी को वाष्पीकृत, कुल मिला के अगर हम पलट के बात कहें तो ये कि हम 70 से 80% पानी की बचत कर पाते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक साथ हमने एक ही जगह पर 5 फसलें लगाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 30% पानी में हमने 5 फसलों को उगाया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक फसल को उगाने के लिए कुल हमने 6% पानी का उपयोग किया है। मतलब हमने 94% पानी की बचत की है, जो कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है, पैसे खर्चने के बाद भी। तीसरा बड़ा बेनिफिट हुआ। चौथा बड़ा बेनिफिट होता है वो ये कि जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जितने भी धरती पर प्राणी हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर ही क्यों ना हो, सबके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? घर नहीं, मोबाइल नहीं, गाड़ी नहीं, 3 चीजों की आवश्यकता है। वो है भोजन, पानी और हवा। मनुष्य या कोई भी जीव जंतु बिना सुख सुविधा के, बिना घर के, बिना कपड़ों के जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना भोजन, बिना हवा, बिना पानी के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह जितनी भी वनस्पति हैं उन सभी को भी भोजन, पानी और सांस यानी हवा की आवश्यकता होती है। तो इंसानों के लिए अगर हम इस बात को समझें तो हमारी नाक इधर बनी है और हम प्रतिपल सांस लेते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। कल्पना करिए कि आपकी नाक को 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको पूरी दुनिया नजर आ जाएगी और आपको अपनी हैसियत भी नजर आ जाएगी और आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जिस काम के लिए हम जिंदगी शुरू होने से लेकर अंत तक संघर्ष करते हैं वो चीज कोई काम की नहीं है, केवल हवा ही काम की है। ये आपको उस पल समझ में आ जाएगा। खैर, ये बात मेरा आपको इसलिए बताने का था कि आप ये बात समझ पाए कि बिना सांस के धरती पर किसी भी जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। पौधे भी जिंदा हैं और अगर ये जिंदा हैं तो इनको भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता है। भोजन ये प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन में हमने स्कूलों में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है। और पानी हम इनको ऊपर से भी देते हैं, वर्षा से भी गिरता है और अपने यंत्रों के माध्यम से भी देते हैं। और लगभग पौधे 70 से 90% तो नमी हवा से पानी को कलेक्ट करके अपनी पानी की पूर्ति कर लेते हैं। फिर रही बात श्वसन क्रिया की, तो समझना पड़ेगा कि ये लोग सांस कहाँ से लेते हैं। पानी समझ में आता है कि जड़ों में दे दिया, ये आता है समझ में कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, क्लोरोफिल नाम का एक जो तत्व होता है उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये 2 चीजें तो मिल गई, पर पौधों ने सांस कहाँ से ली? हमारी नाक किधर है, पौधों की नाक किधर है? तो मैं आपको बता दूं, पौधों की नाक हमेशा जड़ों में होती है और जड़ों में नाक होने के कारण पौधे तभी सांस ले पाएंगे जब मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन हो। और एयर का सर्कुलेशन तभी होगा जब मिट्टी में पोरोसिटी होगी, और मिट्टी में पोरोसिटी नहीं होगी तो पौधे सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब रंध्रता होना मिट्टी में बेहद आवश्यक है। और आज की तारीख में जिस तरह से हमने लगातार धुआंधार तरीके से केमिकल का प्रयोग किया है, तो आप अंदाज लगा चुके होंगे कि इससे मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गई है और मिट्टी हार्ड हो चुकी है, कड़क हो चुकी है, पत्थर के माफिक हो चुकी है। और इस बात का अंदाजा आप अनुभव के तौर पे लगा सकते हैं। आप अपने पूर्वजों से पूछेंगे कि आप पहले जो है ना खेतों में कैसे जाया करते थे, तो वो कहेंगे कि नंगे पैर जाया करते थे। और अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि अभी आप खेतों में कैसे जाया करते हैं,
तो आप बता देंगे कि हम गत्ता नीचे लगा के जाया करते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी पहले से ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। मतलब हार्ड होने का मतलब पोरोसिटी खत्म हो चुकी है। और जब पोरोसिटी, हाँ हो गया, तो जब तक जमीन के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तब तक पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में पोरोसिटी होना बेहद आवश्यक है। अब इस बात को इस ढंग से समझिए कि दूर दराज किसानों को गाँव में आपने देखा होगा कि जो लोग सब्जी उगाते हैं वो सभी किसान मिट्टी में पोरोसिटी बनाने के लिए निदाई गुड़ाई करते हैं। खुरपी लेके आपने देखा होगा 20-25 दिन या 1 महीने के अंतराल से वो मिट्टी को गोड़ते रहते हैं। अगर उस किसान से जाके पूछोगे कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो ये, तो उसको नहीं पता होता है कि हम पौधों को श्वसन क्रिया कराने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर बता सकते हैं कि निदाई गुड़ाई करने के बाद हम जब पानी देते हैं तो फसल में एकदम से चमक आती है। और वो उसका साइंटिफिक कारण ये है कि जैसे ही वो मिट्टी को कुदेड़ते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जड़ें जो है ना श्वसन क्रिया करती हैं और पौधा रिपीट ग्रोथ करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। तो कुल मिला के श्वसन क्रिया आवश्यक है, भोजन आवश्यक है और पानी आवश्यक है। जब भी हम किसी पौधे की देखरेख करेंगे तो केवल 3 बातों को केंद्र में रखेंगे। उसे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजों की पूर्ति आप कर देते हैं तो वो स्वस्थ तरीके से और अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा। तो जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो पौधा सबसे बड़ा हो गया होता है उस पौधे को हम जड़ समेत निकाल देते हैं। और जड़ समेत निकालने से 2 फायदे निकल के आते हैं सामने। पहला ये कि अदरक की जड़ें 2 इंच की गहराई पर अदरक लगा है और इसकी जो पत्ती वाली सब्जी की जो जड़ें हैं वो 2 इंच की गहराई तक ना पहुंच पाए उसके पहले ही हम पौधे को निकाल के उखाड़ देते हैं ताकि उसकी जड़ें नीचे तक ना पहुंच पाए। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम पौधे की जड़ें निकालते हैं तो जड़ें जैसे ही उखाड़ते हैं पौधे को तो मिट्टी उखड़ती है, और मिट्टी उखड़ती है तो पोरोसिटी डेवलप होती है, और पोरोसिटी डेवलप होती है तो श्वसन क्रिया और अच्छे ढंग से होती है। मतलब सभी तरह के पौधे सांस अच्छे से ले पाते हैं, या हम दूसरे ढंग से कहें तो हम निदाई गुड़ाई का खर्चा बचा लेते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला बड़ा फायदा कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने से कोई भी पानी का जो वाष्पीकरण है वो रुक जाता है। पूरा स्पेस ढकने से कोई भी खरपतवार नहीं होता है। और तीसरा, पौधे निकालने से श्वसन क्रिया हमारी बहुत अच्छी होती है। तो भाजी को लगाने से 3 बड़े बेनिफिट हो जाते हैं। तो ये हमारी बचत भी कह लीजिए या मुनाफा भी कह लीजिए, या जो समझना आपको वो समझ लीजिए, पर कुल मिला के इससे 3 बड़े फायदे आपको हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं तीसरी फसल के रूप में, चूंकि हमने ये बांस का, ये घास का इतना सब स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो क्यों ना हम इस पे एक बेल वाली फसल लगा दें जिसकी पत्तियों की साइज छोटी हो। बेल वाली फसल तो लगा दें पर पत्तियों की साइज छोटी हो। अगर हमने बेल वाली फसल लगाई और पत्तियों की साइज बड़ी लगा दी, जैसे लौकी लगा दी, कद्दू लगा दिया या गिलकी लगा दिया, तो मुझे लगता है कि फ्रूटिंग आने के पहले ही ये पूरे मंडप को पूरी तरह से ढक लेगी और नीचे की पत्तियों को कोई भी तरह की सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी होती है, आप समझ गए होंगे, जैसे कुंदरू है, पड़ोरा है, परवल है, ककोरा है, इस तरह की जो छोटी छोटी पत्तियों की साइज वाली बेल वाली फसलें होती हैं हम उनको लगाते हैं। और ये हम सीधा अपना जो बैम्बू होता है, जहाँ पर बांस होता है, वहीं पर हम लगा देते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमने बेल वाली फसल के रूप में कुंदरू को लगाया है और ये ऊपर जाके शेड पर, मंडप पर ये फूल रही है, कंटिन्यूअसली फल रही है, फैल रही है अपने तरीके से। तो तीसरी फसल के रूप में हम कुंदरू, पड़ोरा, परवल या करेले को लगाते हैं। फिर चौथी फसल के रूप में हम 15x15 पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15x15 पर हमने पपीते की फसल लगा रखी है। और पपीते की जो फसल है वो आप देख पा रहे होंगे सीधा बेम्बू के स्ट्रेट हमने लाइन में लगाई है, और ये जाके बेम्बू को के पैरेलली जो है शेड को भेदते हुए मंडप के ऊपर जा रही है। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पपीते के पौधे को निकला हुआ है और ये जाके शेड के ऊपर चला गया। मतलब कुल मिला के ये है कि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर पपीते की क्रॉप होगी, फिर उसके नीचे सेकंड फ्लोर पर जो है हमारी पैरेलली बेल वाली फसल होगी, फिर फर्स्ट फ्लोर पर हमारी लीफी वेजिटेबल्स होगी और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होगी। अभी बीच में एक फ्लोर और बच रहा है,
जो ये स्पेस है, जो मंडप, क्योंकि हल्दी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हल्दी लगी हुई है इस प्लॉट में, तो हल्दी लगभग और ज़्यादा हाइट पे अभी आएगी, लगभग इतनी हाइट पे आएगी, 3-3.5 फीट की हाइट पे। तो इस हाइट से लेकर ये जो हाइट पे जो स्पेस खाली है, हम इस पे वायरिंग कर देते हैं, और वायरिंग करके इस पे एक कोई लता वाली फसल लगा देते हैं, जैसे लौकी है, करेला है, या फिर ककड़ी है, या फिर गिलकी है, तोरई है, इस तरह की कोई एक फसल लगा देते हैं बेल वाली, तो पांचवी फसल के रूप में हमारी वो फसल यहाँ पर ग्रो करती है। और इस ढंग से हम एक साथ एक जमीन पर 4 से 5 फसल ले लेते हैं, और खर्चे 4 से 5 गुना हम अपने कम कर लेते हैं। पहला खर्चा हमने पानी का कम किया 70% बचत के रूप में। दूसरा, हमने वीडीसाइड का खर्चा कम किया खरपतवार को ना उगने देने के लिए। तीसरा खर्चा हमने कम किया निदाई गुड़ाई का। चौथा, हमने खर्चा कम किया जो हवा के कारण या तेज गर्म के कारण, तेज ठंड के कारण हमारी फसल प्रभावित होती है, ग्रीन नेट या साड़ी की बाउंड्री वॉल करके। पांचवा, हमने खर्चा कम किया जो मौसम परिवर्तन का प्रभाव फसलों पर अक्सर होता है, ये मंडप को तैयार करके, जिसमें बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंड, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज ओलावृष्टि का प्रभाव हम इससे रोक पाते हैं। तो इस तरह से 5-5 तरह के खर्चे कम होते हैं। और आपको आश्चर्य की बात होगी कि इसमें जो बात अभी हमने आपको बताई नहीं कि खाद हमें 5 गुना डालना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1 ही गुना खाद डालना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें फसलें लगती हैं वो एक परिवार होता है। आपने जंगलों को देखा होगा, जंगलों में कैसे एक ही स्थान पर कई तरह के पौधे उगते हैं, तो वो उनका परिवार होता है। पर हमें इस बात को समझना पड़ेगी कि किसके साथ किसकी जमती है, या कौन कौन परिवार का सदस्य है, या कौन कौन पौधे ऐसे हैं जो एक परिवार में रह सकते हैं। तो इस पे काफ़ी शोध और अध्ययन किया है, और करीब करीब बहुत सारे मॉडलों पर हमने काम करके और अध्ययन करके इसकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है कि कौन सी फसल के साथ में कौन कौन सी फसल आप एक साथ बो सकते हो, मतलब कौन सी 3 फसलें एक साथ बो सकते हो, कौन कौन सी 4 फसलें एक साथ बो सकते हो। तो ये 4 फसलों के साथ जब आप किसी एक फसल को लगाते हो, तो जैसा आप जंगलों में देखते हो कि कोई भी तरह की 1 किलो भी खाद डालने नहीं जाता, और वहां पर बहुत बड़े वट वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, झाड़ियां भी होती है, घास भी होती है, सभी तरह की चीजें जो है ना एक ही स्थान पर उगती हैं, और 1 किलो भी खाद डालने कोई नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि पौधे आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, और एक दूसरे की जो खाद की आपूर्ति है वो आपस में पूर्ति कर लेते हैं। तो कुल मिला के ठीक इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमने तैयार किया है कि इस तरह से फसलों के कॉम्बिनेशन को लगाते हैं कि एक दूसरे से खाद की पूर्ति हो जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि खाद की भी हम 4 गुना बचत करते हैं। मतलब अगर हम एक साथ एक ही जमीन पर 5 फसलें उगा रहे हैं, तो 1 गुना खाद डाल के 5 गुना फसल लेते हैं, मतलब 4 गुना खाद की भी बचत करते हैं। इसके बाद एक और बात है जो यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दूं, आज हर नौजवान बोलता है, या उसका मानना है, या उसका कहना है कि मेरे से पैसे खर्च हो जाए पर मेरा समय कम लगे, मुझे जो है ना समय की बचत करनी है, या ऐसा काम करना है जो कम समय में ज़्यादा हो जाए। तो कुल मिला के इसमें समय की भी बचत होती है, क्योंकि अगर आप एक फसल लगाते हैं और उसका ड्यूरेशन 6 महीने का होता है, तो आपको एक फसल को देख रेख करने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। मतलब एक बार में आप एक ही फसल देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 5 फसलें लगा दी, टाइम आप एक ही देते हैं, एक ही बार देते हैं, और एक ही बार में 5 फसलों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 गुना आपने समय भी बचा लिया। इस तरह से हमने 5-6 तरीके के बड़े बड़े खर्चे बचा लिए, या कह सकते हैं फायदा कर लिया, और 4 गुना 5 गुना फसल तो हमने पैदा की ही। तो कुल मिला के जहाँ पर किसान 1 गुना मुनाफा लेते हैं एक फसल को बोकर, हम वहाँ पर 5 गुना खर्चा बचाते हैं और 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट करते हैं। तो कुल मिला के हम 8 से 10 गुना मुनाफा सीधा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ इस मॉडल की थोड़े से इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लें, क्योंकि अंत में बात आती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें फायदा कितना है, पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इस मॉडल की खासियत यह है कि जमीन के अंदर जब आप कंद वाली फसल के ऊपर पत्ती वाली सब्जी बोते हैं, तो वो लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है। अनुमानित आप उससे लाख रुपए 4 महीने की फसल में आराम से ले सकते हैं।
और उसके ऊपर जो आप मंडप पर बेल वाली फसल लगाते हैं, उससे आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा पूरे साल भर में ले सकते हैं, क्योंकि ये फसल लगातार 9 महीने तक चलती है कंटिन्यूसली। और 9 महीने में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का आंकड़ा अगर बात करें हम, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा ये फसल आपको देके चली जाती है। फिर हमने पपीते यहाँ पर लगा रखे हैं, तो पपीते लगभग आप समझ लीजिए कि लगभग लाख रुपए देके आपको जाते हैं। 200 पेड़ 1 एकड़ में लगते हैं और लाख रुपए आपको 1 एकड़ से देके जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारी जो कंद वाली फसल है, ये एक पूरी तरह से एफडी का काम करती है। जब आपको इसको कैश कराना तब आप करा लीजिए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि हम अदरक फरवरी में क्यों लगाते हैं और इसका बेनिफिट क्या है आगे बताएंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फरवरी में जब हम अदरक या हल्दी को लगाते हैं, तो फरवरी के महीने में ऑफ सीजन होता है। जब हम उस समय अदरक को लगाते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में इसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है और मई के महीने में ये पूरी तरह से ऊपर उग आती है और जून के महीने में ये पूरी तरह से विस्तार ले लेती है और जुलाई और अगस्त में इसका कंद पूरी तरह से बन जाता है। और अगस्त लास्ट के महीने में या सितंबर फर्स्ट वीक के महीने में हम इस फसल को जमीन के अंदर से निकाल कर और बाजार में बेच देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अदरक में लगभग 70 से 80% तक पानी होता है, मतलब मॉइस्चर होता है। और जब अगस्त के और सितंबर के महीने में आप अदरक को निकालते हैं, तो उस समय मिट्टी में गीलापन होता है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और अदरक एकदम वजन से तंदुरुस्त होता है, फूला हुआ रहता है। तो कुल मिला के उसमें पानी आपको ज़्यादा मिलता है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय अदरक में, तो पानी के भी आपको पैसे मिल जाते हैं। कुल मिला के वजन आपको दुगनी मात्रा में मिल जाता है। और उस समय बाजार में ऑफ सीजन अदरक कहीं का भी नहीं आता, मतलब बाजार में अदरक आता ही नहीं है। और जब आपका अदरक जाएगा तो उसके रेट भी आपको दुगने मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 2 गुने रेट मिल गए और 2 गुना वजन मिल गया, तो कुल मिला के अदरक से ही आपको 4 गुना मुनाफा हो गया। कहने का मतलब ये कि जहां पर आप 1 लाख रुपए अदरक की खेती करके कमाते हैं, वहां पर आप 4 लाख रुपए अदरक की खेती करके कमाएंगे, वो भी फरवरी में लगाकर। तो अगर हम मोटा मोटा अंदाज लगा लें कि अदरक भाई कितना निकला, तो मैं आपको बता दूं कि अदरक लगभग 50 से 60 कुंटल गिरी से गिरी हालत में इस मॉडल में आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमने अभी तो रेट 125 के आसपास का अदरक का है, अगर हम इसको 100 रुपये भी एवरेज मान के चलें और अगर हमने 60 कुंटल भी निकाल लिया, तो आप गणित लगा लेंगे कि कितना हुआ, लगभग 6 लाख का। अगर हम इसको और कम मात्रा में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हर एक समय एक जैसे रेट भी नहीं होते हैं और हर समय एक जैसे आंकड़े भी नहीं बनते, तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम की बात करें कि भाई जो है हमने 50 कुंटल निकाला और 80 रुपए का बिका, तो भी हमारी 4 लाख की फसल होती है। और अगर इसको भी और हम घटा दें, तो लगभग 2.5 से 3 लाख की फसल आप गिरी से गिरी हालत में किसी भी फेलियर कंडीशन में आप अदरक की इसमें से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के 3 लाख के आसपास हमारी अदरक की फसल हो जाती है, 1 लाख के आसपास हमारी साख हो जाती है, 2 लाख के आसपास हमारी बेल वाली फसल हो जाती है, 1 लाख के आसपास हमारा पपीता हो जाता है। और अदरक को निकाल के हम तुरंत इसमें आलू या प्याज या इस तरह की कोई कंद वाली फसल को शिफ्ट कर देते हैं, तो लगभग 50 या लाख रुपए हमारी वो फसल आपको देके जाती है। तो कुल मिला के लगभग हम 8 से 9-10 लाख रुपए तक के ग्रॉस प्रॉफिट के बजट पे पहुंचते हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो 4 से 5 लाख रुपए आसानी से इस मॉडल से कमाए जा सकते हैं साल भर में। या हम ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, एक इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, अगर उसके पास 1 एकड़ ही खाली ज़मीन है, तो वो इस मॉडल को अपनाए और बिना डिग्री लिए, बिना किसी के जो है संस्थान के काम किए बगैर अपने खेत में वो 4 से 5 लाख की इनकम, जो एक डॉक्टर का पैकेज होता है, एक इंजीनियर का पैकेज होता है, वो 1 एकड़ भूमि में अपने परिवार के साथ रह के कमा सकता है और अच्छी राजाशाही जिंदगी जी सकता है, तो और मालिक की तरह जी सकता है। तो कुल मिला के ये मॉडल आपको इकोनॉमिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़े या किसी भी जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता पड़े, या हम उसको इस शब्द में भी कह सकते हैं, या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो हमें बाहर से ही डिपेंडेंट हो,
इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर की डिपेंडेंसी पर ही जाके टिकती है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं ये सस्टेनेबल है। अगर आप बांस की खेती करते हैं या बांस आप अपनी बाउंड्री पे लगाते हैं या कोई भी तरह की आपके पास लकड़ी है, तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। घास आपके खेतों में होती है। वायर अगर आपको नहीं खरीदना तो आप बेम्बू को फटा के आप कर सकते हैं। ग्रीन नेट आपको नहीं लगानी है तो आप साड़ियों से आप कर सकते हैं। कुल मिला के ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल वायबल है और सबसे लास्ट में बायो डिस्पोजेबल भी है, जो इस मॉडल का अंतिम सत्य है, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि कोई भी ऐसी तकनीक पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो आने वाले 40-50 सालों के बाद हमें ऐसा लगे कि ये तो एक हमें खाई में लेके चली आई। जिस तरह से हरित क्रांति को हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा लगा जब हमारे उत्पादन बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात को समझने पर मजबूर कर दिया है कि स्कूल और कॉलेजेस से ज़्यादा हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ चुकी है। मतलब इसका दुष्परिणाम ये है कि हमने पीछे एक विनाश का बहुत बड़ा मंजर खड़ा कर दिया है, जो कैंसर के रूप में, जो हार्ट अटैक के रूप में, जो टीबी के रूप में, जो तमाम तरह की ऐसी बीमारियों के रूप में आ चुका है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी मौत का कारण बन जाता है। तो कुल मिला के हमें कोई भी ऐसी तकनीक पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो आगे जाके इन्वायरमेंट को, पूरी समूची मानव जाति को खत्म करने के कगार पर लाके खड़ा कर दे। तो ये जो हमने बात कही कि ये सस्टेनेबल भी है, इकोनॉमिकल वायबल भी है और ये बायोडिस्पोजेबल भी है। बायोडिस्पोजेबल का मतलब ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें जो भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं ये जाके इन्वायरमेंट में वापस डिस्पोज हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। तो इन्वायरमेंट को उससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, या इन्वायरमेंट को कोई छेड़ाछाड़ी भी नहीं होती है। तो कुल मिला के साथियों, मैंने आपको लेयर फार्मिंग के बारे में, इसके इकोनॉमिक्स के बारे में और इसके भविष्य के संदर्भ में भी आपको बता दिया कि आज नहीं तो कल आपको इस तकनीक को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और दूसरा कोई विकल्प अभी नहीं है। जो समस्याएं या जो चुनौतियां आपको हमने स्टार्टिंग में गिनाई थी कि कम ज़मीन है, बढ़ती आबादी के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी है, क्वालिटी ऑफ फूड हिंदुस्तान को चाहिए बल्कि पूरी दुनिया को चाहिए, तो इन सारी समस्याओं का समाधान मल्टी लेयर फार्मिंग और एक जो वैश्विक स्तर पर खनक, मैं आपको खुद से बता रहा हूं कि कोई भी तकनीक शुरुआत करने से पहले उसके अंत तक पहुंचना चाहिए कि 40-50 साल बाद इस तकनीक का क्या होगा, या इससे एनवायरनमेंट को हानि क्या होगी, या इससे हमारे आने वाली जनरेशन को क्या हानि होगी, इससे हमारी हवा को क्या हानि पहुंचेगी, पानी को क्या हानि पहुंचेगी, या फिर पूरी मानव जाति को क्या हानि पहुंच सकती है। तो इसमें कोई हानि है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हम काम करते हैं वो नेचर के साथ जुड़कर, नेचर के साथ समन्वय बिठा के और नेचर की चीज़ों का ही उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका 100 नहीं, 50 नहीं, 1000 साल बाद भी कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए जिस टेक्नोलॉजी में कोई विकल्प ना हो उसको संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया, क्योंकि ये विषय इतना बृहद है, मुझे लगता है 1-2 घंटे की चर्चा में ये संभव नहीं है एक्सप्लेन करना, पर मैंने फिर भी आपको प्रैक्टिकली खड़े होकर ये चीज़ें समझाई हैं। और यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हल्दी अभी लगी हुई है। एक फसल यहाँ पर पत्ती वाली जो थी इस फील्ड पे पालक की, वो हमारी निकल चुकी है। अभी हल्दी ऊपर है, बेल वाली फसल के रूप में हमारी कुंदरू ऑलरेडी ऊपर है, और उसके बाद जो है ना पपीते आपको दिख ही रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर 3 फसलें आपको लगातार अभी दिख रही हैं। चौथी फसल हमारी यहाँ पर निकल चुकी है। तो एक फसल निकलती है, दूसरी फसल आती है, तीसरी फसल आती है, चौथी निकलती है। इस तरह से ये असली सिलसिला चलता रहता है। तो आपको हमने लेयर फार्मिंग के बारे में बताया। अब हम आपको एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं। और मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें हैं, इसको भी हम विषय को कम समय में नहीं समेट सकते हैं, पर फिर भी कोशिश करते हैं आपको मोटे मोटे बिंदुओं पर बात करने की। मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर किसान को ये बात पर फोकस करना होगा कि हमें खेती करना है, और खेती करते समय हमें किन किन चीज़ों को साथ में लेके काम करना होगा। तो सबसे पहली बात यह है, पानी का मैनेजमेंट हमें करना होगा, समय का मैनेजमेंट हमें करना होगा, कीड़ों का मैनेजमेंट हमें करना होगा, खरपतवार का मैनेजमेंट हमें करना होगा, खादों का हमें मैनेजमेंट करना होगा, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, पर उन सभी चीज़ों का हमें मैनेजमेंट करके, प्रबंधन करके ही इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हम आपको मोटा मोटी यहाँ पर जो खाद है, दवाई है, बीज है, खरपतवार है, पानी है, और
जो है अपने कीड़े हैं, इन सभी तरह के मैनेजमेंटों पर छोटा सा प्रकाश डालते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले नंबर हम आपको बताते हैं कि किस तरह के हमें खादों का प्रयोग हमें ज़मीन में करना चाहिए और वो किस ढंग से बनते हैं और हम वो स्वयं कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जैविक खेती का अर्थ ही है सस्टेनेबिलिटी। अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो जैविक खेती का शब्द ही अर्थविहीन है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, संवाद होता है, लोग कहते हैं साहब आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो या जैविक खेती कर रहे हो। मैं बोलता हूँ शब्द कोई भी हो, आपको जहर का इस्तेमाल खेत में नहीं करना है। फिर आप जो भी शब्द से संतुष्ट होते हो वो शब्द आप अपने टैग लगा लेना या ब्रांड बना लेना, जो करना वो कर लेना, परंतु खेत में जहर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए और बाहर की चीज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने बोला जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो ना वो नेचुरल फार्मिंग है ना जैविक खेती है। नेचुरल फार्मिंग करने चले, पॉली हाउस लगा लिया 20 लाख का, आप उसको नेचुरल फार्मिंग नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के साथियों मेरा मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्वयं से ही वो पूरी होना चाहिए। उसी फार्मिंग तकनीक को जैविक बोलेंगे, उसी फार्मिंग तकनीक को नेचुरल फार्मिंग बोलेंगे, उसी फार्मिंग तकनीक को जो है परंपरागत कृषि बोलेंगे, ऋषि कृषि बोलेंगे, विषमुक्त कृषि बोलेंगे। जितने भी नाम हैं हिंदुस्तान में वो सारे नाम को बोलेंगे, परंतु कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं खाद के विषय को विस्तृत रूप से जानने के लिए और किस ढंग से हम उसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसे हम बनाते हैं और किन किन चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है और जो है कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कब कब इस्तेमाल करना चाहिए और उनमें सावधानियां क्या रखनी पड़ती हैं। तमाम तरह की जो बारीकियां हैं या जो बातचीत है वो हम आपको सीधा प्रैक्टिकली जो है ले जाके और आपको समझाते हैं। साथियों अभी हम इस मॉडल से बाहर निकलेंगे अगले 2 मिनट में, तो जब तक आपको हम कुछ कुछ बात करते करते आपको चीज़ें बताते चले जाते हैं। जैसा कि हमने अभी 5 लेयर की जो बात करी, तो जिस फील्ड पे अभी हम खड़े थे ये फील्ड एक ही है बट वहाँ पर 4 फसलें एक साथ थी। अभी यहाँ पर आप आ गए हैं कुछ कदम के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में जो हमने बात करी थी इसमें हमने तार लगाया और तार पर हमने ये लौकी लगा दी है। तो ये 5 फसल एक साथ हो गई और इसी तरह से आप लौकी के स्थान पर जो है करेला लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं। अब आपने वहाँ पर देखा हल्दी और यहाँ पर आप देख हो गया है और अदरक को आप देखेंगे तो जो है ये पूरी तरह से अदरक है। इस पे अभी नोनिया की भाजी लगी हुई थी गर्मी के समय, इस प्लॉट पे वो निकल चुकी। बीच में हमारी लौकी है और ऊपर हमारी बेल वाली फसल के रूप में ये कुंदरू है और पपीते ऑलरेडी लगे हुए हैं जो कि 15 बाई 15 के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस फील्ड को, इसमें अदरक, यहाँ पर कुछ करेले भी लगे हैं, पपीते भी लगे हैं, कुंदरू भी लगी है। कुल मिला के यहाँ पर 5 फसल के मॉडल है, अदरक के साथ, हल्दी के साथ वहाँ पर 4 फसल के मॉडल आपने देखे। अब हम आपको खाद के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि खाद हमें कैसे बनाना चाहिए, कितने प्रकार के खाद फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं और उनकी मात्रा क्या होती है, तकनीक क्या होती है, किन चीज़ों से बनते हैं। तमाम तरह के सवाल आपके संज्ञान में होंगे, उन सभी के जवाब आपको हम ले चलते हैं फील्ड पे और बताते हैं। देखिए लेयर फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, चलते चलते समय का उपयोग कर लें हम लोग कि हमें एक तरह का जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए एक प्लॉट तैयार करना होता है जिसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी तैयार करने के लिए बफर जोन हम उसे बोल सकते हैं। और बफर जोन का मतलब होता है कि हम खेत के चारों तरफ एक ऐसा जोन तैयार करें जिसमें किसी भी तरह की मौसम परिवर्तन की जो आपदा है या किसी भी तरह की मौसम परिवर्तन की जो परेशानी है उस परेशानी को कंट्रोल कर सके। और जब हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमें जीवों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बिना जीवों के जैविक खेती संभव नहीं है। और आप देखेंगे तो हमने भौरे, तितली
और तमाम तरह के मधुमक्खी ऐसे जीव हैं जो हमारे कभी पर्यावरण में बहुतायत में हुआ करते थे, और आज की तारीख में अगर हम इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें कि कहाँ गए ये सारे जीव। भौरे पहले गुनगुनाते थे, साउंड करते थे, पौधों को गाना सुनाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी प्रकृति की व्यवस्था से या हमारी खेती की टेक्निक से हटती चली गई, और ये अब हमें देखने को नहीं मिलते। कारण ये क्योंकि इनको रहने के लिए जो व्यवस्था थी प्रकृति में, वो व्यवस्था को हमने ध्वस्त कर दिया। हमने पेड़ों को काट दिया, खेतों को मैदान कर दिया, क्योंकि हमें हार्वेस्टर चलाने हैं, हमें बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाने हैं। तो इसलिए पेड़ हमने अपने खेतों से अलग करके मैदान बना दिए। अब हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए फिर से पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी मानव जाति को अगर बचाना है तो पेड़ों को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब भी हम कोई भी फील्ड तैयार करते हैं या कोई भी खेत में काम करना चालू करते हैं, खेत के चारों तरफ हम एक 10 से 12 फीट चौड़ा एक बफर जोन तैयार करते हैं। बफर जोन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। सबसे आउटर साइड जो खेत का आपका लास्ट बॉर्डर है, वहाँ पर सबसे बड़े झाड़, बैम्बू या इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट तैयार है हमारे पास। उसके बाद उसके अंदर जो हम पौधे लगाते हैं वो उससे छोटे लगाते हैं, फिर उसके अंदर जो पौधे लगाते हैं उससे छोटे लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है हमारी 10 से 12 फीट रहती है, 10 फीट आइडियली, और लाइन से लाइन की जो दूरी रहती है वो 4 से 5 फीट रहती है। मतलब कुल मिला के 10 से 12 फीट का जो जोन तैयार होगा, उस जोन में 4-4 फीट पर अंदर की साइड हम पौधे लगाएंगे। अगर आपका 5 एकड़ का खेत है तो लगभग 1.25 एकड़ के आसपास जगह आपकी वेस्ट जाती है, लेकिन इस 1.25 एकड़ की जगह में आपको कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए खेत की ताकत तैयार होती है, बायोडाइवर्सिटी तैयार होती है। हर तरह के मधुमक्खी, हर तरह की तितली, हर तरह के भौरे जो आपके उत्पादन को बढ़ाने में बेहद मदद करते हैं, वो सब आपके उसमें आ जाते हैं पौधों के कारण। और तीसरी बात, जो बहुत ज़्यादा तेज तूफान, बहुत ज़्यादा तेज हवा का जो प्रभाव खेतों पर पड़ता है, वो प्रभाव भी मेंटेन होता है। और लास्ट में फ़ायदे की बात है, तो फ़ायदा तो ये कि जब ये पौधे 2 से 3 साल के बाद फ्रूटिंग पे आएंगे तो हर तरह के फल आपको अपने खेतों पे मिलेंगे। तो कई तरह के मुनाफे हैं इसके, और भी फ़ायदे हैं। पत्तियां गिरती हैं, ट्रेंच बनाते हैं, सारी पत्तियों को इकट्ठा करके उनसे खाद तैयार करते हैं। वो खाद हम खेत में या उन्हीं पौधों को वापस रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर कुल मिला के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ठीक, आपको कोई भी काम करने से पहले खेत में मैदान खेत को बायोडाइवर्सिटी के रूप में, एक बफर जोन के रूप में तैयार करिए। आप हमसे इसकी लिस्ट ले सकते हैं जब भी आप खेत में बफर जोन तैयार करेंगे। तो अभी हम जो मैनेजमेंट के टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के टॉपिक में हम यहाँ पर आपको खाद के बारे में समझा रहे हैं। खाद जो है ना, खेतों में कई तरह की होती हैं और इनको बनाने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसा आइडियली तरीका बता रहे हैं जिससे कई तरह की खादें आप बना सकते हो प्रैक्टिकली। तो साथियों, जब हम जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे तो आपके पास गाय होना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी इंसान का अस्तित्व, उसके शरीर का अस्तित्व है तो उसकी रीढ़ की हड्डी से है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो समझ लो इंसान खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, ठीक उसी तरह हमें अगर अपनी खेती को सस्टेन करना है या जैविक खेती में बेहतर परिणाम लाना है तो गाय आपके पास होना ही चाहिए। गाय के बगैर ये संभव नहीं है। गाय ने जो गोबर किया, हम जनरली हिंदुस्तान में किसानों की मानसिकता है, हमारी मानसिकता है, और आप ठीक जानते भी होंगे या अनुभव भी करेंगे जब हम आपको बताएंगे ये बात, कि पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मानसिकता है किसानों के बीच में या लोगों के बीच में, कि लोग करते क्या है, गाय ने गोबर किया और उसकी गोबर को ले जाके हम गड्ढे में डंप कर देते हैं, या फिर हम उसे रोड पर ढेर लगा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गांव में, हम तो अक्सर जाते हैं गांव में, तो सफ़र करते हैं तो देखते हैं गांव जैसे ही शुरू होता है उसके पहले बड़े बड़े से ढेर लेफ्ट और राइट में लगे होते हैं, और उस ढेर में गोबर नहीं होता है, गोबर के साथ और भी बहुत कुछ होता है, और भी बहुत कुछ में उन सभी घरों के, गाँव के घरों के कचरा होता है, रोड पर निकले हुए पूरा जो वेस्ट होता है वो सब भी होता है, भूसा भी होता है, और उसके साथ में जो प्लास्टिक है जो हमारे तंत्र में इस तरह से घुल गई है, इस तरह से मिल गई है
कि उससे पीछा छुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो प्लास्टिक भी होती है, पॉलीथीन के टुकड़े भी होते हैं। तो ये सब जो है ना उस गोबर के ढेर में होते हैं, और किसान उस गोबर के ढेर को 1 साल रखने के बाद, 1.5 साल रखने के बाद खेत में इस्तेमाल करते हैं। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो ढेर जाके खेतों में जब डलता है तो उसमें अधपचा, कच्चा, कचड़ा, पॉलीथीन सब कुछ होता है, और वो जैविक की जगह एक विनाशकारी खाद का काम करता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी होती है और साथ में कचरा होता है, जिस कचरे से कई तरह की फंगस, कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो कुल मिलाकर फायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, हमें जानना है, समझना है बारीकियां इसकी, कि हमें खाद को कैसे तैयार करना है और किस ढंग से हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें गोबर को थोड़ा और नज़दीक आ जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये पूरा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है सिस्टम, खाद को, कचड़े को डिस्पोज करने का, या कह सकते हैं गोबर से खाद बनाने का। और इसको अभी हमने पॉलीथीन से ढका हुआ है, क्योंकि बारिश का समय है। जब बारिश नहीं होती है तो ये आम के पेड़ के नीचे लगे हुए हैं, तो इसमें बराबर से ठंड और गर्मी के समय इसमें से परिणाम आते हैं, और कोई आवश्यकता नहीं होती है कोई शेड की। लेकिन अगर आपके पास पेड़ की छाया नहीं है, घनत्व पेड़ की छाया नहीं है, तो आप इसे मल्टी लेयर के शेड में भी अंदर लगा सकते हो। और जो हम अपनी ऊपर सब्जियां उगा रहे हैं और जो अपनी घास डाली है, उसकी शेडिंग छाया से ठंडी और गर्मी का आपका काम हो जाएगा। लेकिन बारिश के समय उस स्थान पर भी आपको टनल बना के पॉलीथीन से उसको ढकना पड़ेगा, ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। यहाँ पे भी हमने टनल बना के यू शेप का, आप देख पा रहे होंगे, ये बांस की डंडियां हैं, उनको हमने फटा दिया और फटा के यू शेप का टनल बना दिया, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी। ये पूरा हमारा शेड तैयार हो गया। जब बारिश खत्म होगी, पॉलीथीन को लपेटेंगे, टनल को साइड में रखेंगे और हमारा ऊपर वाला शेड काम करेगा। फिर बारिश आई, अगले साल हम फिर इसी टनल को यूज करेंगे। तो कुल मिला के कम से कम खर्चे में आप इस व्यवस्था के साथ खाद बना सकते हो। साथियों, ये बैग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 12×4 2 फीट हाइट का, 12 फीट लंबाई का, 4 फीट चौड़ाई का। इसमें 10 कुंटल के आसपास गोबर बनता है। और जैसे ही गाय गोबर करती है तो हम उसे रोड पर नहीं ले जाते हैं, गड्ढे में डंप नहीं करते हैं, हम उसे सीधा इस बैग में डंप करते हैं। और साथ में अगर हमने 1 तसला गोबर डाला है तो लगभग आधे तसले से आधा रॉक फॉस्फेट पाउडर इसमें हम मिला के साथ में डंप करेंगे, क्योंकि रॉक फॉस्फेट पाउडर इसमें मिलाना बेहद आवश्यक है। और वो इसलिए क्योंकि हमें खाद के साथ में एक रसायन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी है। और रसायन में हम पौधे को डीएपी के रूप में फास्फोरस को देते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया देते हैं, और पोटास के लिए हम पोटास देते हैं। तो कुल मिला के जो रासायनिक खादों के रूप में हम पौधों को तत्व देते हैं, उन सभी तत्वों को अगर हमें उत्पादन चाहिए है तो जैविक तरीके से हमें उन तत्वों को पौधों को देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फास्फोरस का विकल्प, मतलब डीएपी का विकल्प तैयार करते हैं, और उसमें 70% के आसपास गोबर को लेते हैं, 75%, और 25 से 30% के आसपास हम रॉक फॉस्फेट पाउडर को मिक्स करके इसमें डेली के डेली भरते जाते हैं, ताजे गोबर के साथ में। गोबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने निकाल के खेत में डंप कर दिया, कहीं गड्ढे में लगा दिया, ढेर लगा दिया, नहीं, सीधा डायरेक्ट लेके रॉक फॉस्फेट मिला के इसमें भरते जाइए, ताकि उसकी नाइट्रोजन भी ना उड़ पाए। क्योंकि आप जानते हैं गोबर जब गाय करती है तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो रोड पे डंप होता है या गड्ढे में रखा जाता है, नाइट्रोजन सारी इवॉपरेट हो जाती है, उड़ जाती है, और फिर वो हमें काम में नहीं आती है। तो हम गोबर को रॉक फॉस्फेट के साथ में मिक्स करके डायरेक्ट इस बैग में भरते जाएं। जब ये पूरा बैग भर गया तो फिर हम इसको 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी होती है। अगर मीथेन गैस में हम अगर अर्थवम छोड़ देंगे तो अर्थवम मर जाएंगे और जो है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें 15 दिन इसको छोड़ना है। 15 दिन में गोबर की हीट जो है ना वो निकल जाएगी, मीथेन गैस हल्की फुल्की उड़ जाएगी, और फिर जाके हम 15 दिन के बाद चेक करेंगे एक बार हाथ डाल के कि गोबर ठंडा है। अगर ठंडा है तो इसमें अर्थवम छोड़ेंगे और केंचुए छोड़ेंगे, और केंचुआ जो है गोबर को और रॉक फॉस्फेट को साथ में खाकर वीट करेगा, और जो वीट करेगा, जो पोटी होगी उसकी, वो जस्ट लाइक ए रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी होगा। तो कुल मिला के आप इस तकनीक से, इस विधि से डीएपी का विकल्प तैयार कर सकते हैं। इसमें जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं वो ये, नंबर 1, केंचुआ देसी होना चाहिए जो मिट्टी और गोबर दोनों खाए।
हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम इतनी बात आपसे करें कि केचुआ खाद बनाना है तो आप शुरू हो गए केचुआ खाद बनाना, लेकिन इसकी सावधानियां आपको ध्यान में रखना चाहिए। केचुआ खाद बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, अफ्रीकन केचुए का इस्तेमाल नहीं करना है। ये केवल गोबर खाती है। साथियों, आपकी जानकारी में बता दें, ये जब गोबर खाएंगी तो आप इस पिट में ही केवल कंपोस्ट खाद बना पाएंगे। जब ये खाद आप खेत में डालेंगे तो खेत में क्या होगा, इसके अंडे भी जाएंगे, छोटे मोटे केंचुए भी जाएंगे, वो जाके खेत में आपके मर जाएंगे। तो आपके काम करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंपोस्ट बनाते रहिए, केंचुआ खरीदते रहिए, दूसरों का धंधा चलाते रहिए और आप अपने खेत में नुकसान पहुंचाते रहिए। लेकिन इस बात को बहुत समझदारी के साथ करना है। यहाँ पर जो हम केंचुए की प्रजाति इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में 3-4 प्रजातियां हैं, कुछ अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं है। 3-4 प्रजातियां हैं जो गोबर और मिट्टी दोनों खाती हैं। अगर वो प्रजाति आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप उस प्रजाति का इस्तेमाल करेंगे तो पिट में रखेंगे तो गोबर से खाद बनाएंगे, और जब इसके अंडे और छोटे मोटे केंचुए खेत में डाल देंगे आप, तो वो वहां पर खाद बनाएंगे, मतलब मिट्टी को खा के वो खाद बनाएंगे। और जो हमारी केंचुओं की संख्या हमारी भूमि से कम हो गई है, वो केंचुओं की संख्या हमारी भूमि में पुनः बढ़ने लग जाएगी। और जब पुनः बढ़ने लग जाएगी तो खेत की प्रोसेस खेत में ही होना लग जाएगी। खेत की प्रोसेस हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगी, मतलब एक स्टेप हमारा और कम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें खेती को भी सस्टेन करना है, खेत को भी सस्टेन करना है, और जब ये दोनों चीजें सस्टेन हो गई तो हम भी सस्टेन हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें इसमें पहली सावधानी ये रखनी है कि हमें केंचुआ देसी ही इस्तेमाल करना है। और वो भी कौन सा? क्योंकि हिंदुस्तान में देसी 106 प्रजातियां हैं और उससे भी ज्यादा हैं, पर उनमें 3-4 प्रजातियां हैं जो गोबर और मिट्टी खाती हैं। अगर आपको पता हो कि किसी बंदे के पास ये दोनों प्रजातियां हैं, मतलब सॉरी, दोनों काम करने वाली प्रजाति है, तो आप उससे ले सकते हैं। नहीं तो आप हमसे थोड़ा सा ले जाइए, मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको बता देंगे, आप अपने जाके और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको इसमें रखनी है वो ये कि आपको गर्म गोबर में केंचुए को नहीं डालना है। अगर गर्म गोबर में केंचुआ डाल देंगे तो केंचुआ ठंडे शरीर का प्राणी है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, और न ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है। एक अनुकूलित तापमान उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच में, और ज़्यादा तो 35 डिग्री हो गया बस। ये एक उसका अनुकूलित तापमान है, और उससे ज़्यादा अगर हुआ तो ये मर जाएगा, और उससे कम हुआ तो भी ये मर जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जब भी हम गोबर में केंचुए डालें, हाथ डाल के पहले देख ले। अगर आपको हीट लग रही है कि यार ये तो गर्म है, तो फिर इसमें 15 दिन के बाद पानी डालिए। पानी डाल के फिर आप इसमें अर्थवम छोड़िए। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी अर्थवम छोड़ सकते हैं। कुल मिला के हीटेड गोबर में अर्थवम नहीं छोड़ना है। दूसरा, ताजे गोबर में भी अर्थवम नहीं छोड़ना है। कई लोग होंगे या कई लोग हैं भी जो कहते हैं साहब हमारी गाय ने जो गोबर किया है वो ताजा है पर ठंडा है, ठीक है, तो कंडीशन वहां पर बदल जाएगी। अगर ठंडा है तो ठंडे गोबर में भी आपको डायरेक्ट तुरंत नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि तुरंत में गोबर के साथ में मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस केंचुए के लिए हानिकारक होती है। तो साथियों, 15 दिन के बाद आप हीट चेक करेंगे, और 15 दिन के बाद हल्की मीथेन गैस उड़ जाएगी तो फिर आप डालेंगे। और सबसे अच्छा तरीका एक और है, गोबर गैस आप अपने पास रखिए, और गोबर गैस में पहले गोबर डालिए, मीथेन निकालिए, उस गैस से रोटी बनाइए, अपने ईंधन का खर्चा कम करिए, फिर जो उसमें सैलरी निकले वो सैलरी आप जाके इसमें भरिए गोबर रॉक फास्फेट के साथ मिला के, थोड़ा सा पानी निथरने के बाद, ताकि थोड़ा सॉलिड हो जाए। तो आपको हीट भी चेक नहीं करनी फिर, और ना ही मीथेन गैस के लिए वेट करना है। दोनों ही चीजें निकल गई, आप तुरंत भी वापस में अर्थवम डाल सकते हैं। और फिर गोबर को केंचुआ बहुत अच्छे चाव से खाएगा, क्योंकि उसमें मीथेन गैस बिल्कुल नहीं रहेगी, और गोबर की जो एक तरह से जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल जाती है। और केंचुआ हमेशा सॉफ्ट चीज खाना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास ना तो हमारे जैसे दांत हैं ना हमारे जैसे हड्डियां हैं। तो इसलिए जितनी सॉफ्ट चीज होगी केंचुआ उतना ज्यादा और उतने अच्छे से खाएगा और उतना अच्छा काम करेगा। 2 बातों की सावधानी। तीसरी बात, केंचुआ हमेशा अंधेरे में काम करना पसंद करता है। आपने देखा होगा केवल बरसात में जब पानी ज्यादा गिरता है तो उसी समय कुछ कुछ प्रजातियां कुछ घंटे को केंचुए को आपको देखने को मिलता है। समझ लो कि दर्शन होते हैं आपके पूरे साल भर में जब पानी गिरता है। और जब
कैसा पानी, जब बहुत तेज पानी गिरता है, मतलब पानी धरती के ऊपर आ जाता है, उस कंडीशन में केंचुए आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो धरती के अंदर जो पानी होता है या रंध होते हैं या जो उनके स्थान होते हैं रहने के, वो सारी स्थानों पर पानी भर चुका होता है, तो केंचुआ फिर जमीन के ऊपर रेंगने लगता है। लेकिन जैसे ही पानी खत्म होगा, मतलब पानी गिरना बंद हो जाएगा या पानी मिट्टी पे दिखना बंद हो जाएगा और केंचुआ भी आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो वो मिट्टी के अंदर जो स्पेस उसने बना रखा है उसमें चला जाता है या उसमें काम करने लग जाता है जो उसको दायित्व मिला है। तो केंचुआ हमेशा, ये बात बताने का मतलब ये है कि केंचुआ हमेशा अंधेरे में काम करना पसंद करता है। जितना अंधेरा रहेगा उतना अच्छा वो काम करेगा। तो जब हम इस बैग में डालेंगे तो उसको तो ऊपर से उजाला दिख रहा है, उजाला दिख रहा है तो काम करना बंद करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बोरे को ढक देते हैं, जूट के बोरे से हम इसको ढक देते हैं ताकि इसको अंधेरा महसूस हो। और जब इसको अंधेरा महसूस होगा तो ये दिन में भी काम करेगा और रात में भी काम करेगा, क्योंकि ये एक तरह से भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन स्टॉप, बिना मेंटेनेंस के 24 घंटे, बिना टीवी, बिना कूलर, बिना पंखा, बिना किसी की शादी या बिना किसी के जो है किसी भी तरह के फंक्शन में जाए बगैर या बगैर छुट्टी मनाए या बगैर एजुकेशन के, बिना किसी के गाइडेंस के और बिना स्कूल कॉलेज जाए, दिन रात 24 घंटे जो उसको दायित्व मिला है वो काम करता है। अगर इससे आपको 24 घंटे काम लेना है तो इसको 3 तरह की सुविधाएं चाहिए। 25% नमी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में छाया चाहिए, मतलब अंधेरा चाहिए, और तीसरी चीज पर्याप्त मात्रा में हमेशा लगातार खाने को गोबर चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपने उसको दे दी तो ये नॉन स्टॉप 365 दिन आपके लिए काम करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसे मंगाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 सावधानियां आपको यहाँ पर रखनी है और 3 सावधानियां रख के आप इसको तैयार कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आप इसमें गोबर और केंचुए मिला के खाद बनाना चाहते हैं तो आप इस बैग का स्लोप मेंटेन करके रखेंगे, इसका 4 इंची का स्लोप मेंटेन करेंगे और इसको ऊपर से नीचे की तरफ या जिस डायरेक्शन में आपका जो है ढाल हो उस डायरेक्शन में आपको ढाल को रखना है। और ढाल जो है रखने का पर्पज़ ये है कि इसका जो लिक्विड होता है, केंचुआ यूरिन करता है या केंचुआ पसीना छोड़ता है, तो पसीने में बहुत तरह के एंजाइम और एसिड्स छोड़ता है और वो एंजाइम और एसिड जब निकलते हैं तो वो हमें कलेक्ट करना होते हैं। तो जब हम 4 इंची का स्लोप मेंटेन करते हैं तो उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वो कलेक्ट हो जाता है और जब नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है तो हम वहाँ पर एक कट बना के, एक जाली लगा के, पाइप लगा के उसको कलेक्ट करने लग जाते हैं। जब हम वो कलेक्ट करते हैं तो उसमें तमाम तरह के एंजाइम, तमाम तरह की एसिड्स होती हैं। वो एंजाइम और एसिड्स हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। अगर हम वो स्प्रे कर दें तो समझ लो कि किसी पौधे में अगर फल नहीं आ रहे हों, फूल नहीं आ रहे हों या किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स हों पौधे में, तो वो सारे डिसऑर्डर हमारे फुलफिल कर देता है। तो कुल मिला के ये हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसमें क्या करते हैं आप, थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश के साथ हम अपना समय नष्ट ना करते हुए बात को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी असुविधा या नेटवर्क कट भी सकता है तो आप उसको नज़रअंदाज करें। इसमें बैग में हम कचड़े से भी खाद बना सकते हैं और कचड़े से खाद बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी हमारे पास वेस्ट होता है, चाहे किचन वेस्ट हो, चाहे फार्म वेस्ट हो, चाहे जो भी वेस्ट हो आपके पास, वो सारा वेस्ट आप लाके इस बैग में भर दीजिए। और इस बैग में आप अगर केवल और केवल नॉर्मल कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो साथ में आप कुछ मात्रा में थोड़ा सा 10-20% गोबर भी मिक्स करके इसमें भर सकते हैं, या मिट्टी हो तो मिट्टी भी मिक्स करके भर सकते हैं। लगभग 70 से 80 दिन में ये पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा। और इसमें 20 दिन के अंतराल से लगभग गौमूत्र का आप लगातार स्प्रे करें 2 बार, और 60 दिन के बाद 70 से 90 दिन के अंदर या 80 दिन में ये पूरी तरह से कंपोस्ट बन जाएगा। और अगर आप इसको पोटास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोटास बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी खेत में वेस्ट है या गाजर घास है, गाजर घास बोले तो सफ़ेद फूल का घास होता है, लोग उसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, आप जिस भी नाम से जानते हो, कुल मिला के गाजर घास आपको लेनी है और उसको कटिया करके, कटिया मतलब छोटे छोटे पीस बनाकर आप उस गाजर घास को इसमें भर दीजिए। और 100 किलो गाजर घास पर, या कचड़ा भी हो, अगर गाजर घास प्योर ना भी मिले, कुछ मात्रा में गाजर घास मिल जाए, कुछ मात्रा में कचड़ा मिल जाए, दोनों को मिला के आप
100 किलो कचड़े पर 1 किलो नमक मिला के इसमें भर दीजिए, बोरे से ढक दीजिए। सेम प्रोसेस, और मॉइस्चर मेंटेन कर दीजिए 25 से 30%। और उसके बाद जो है 20 दिन के अंतराल से गौमूत्र का 2 बार स्प्रे कर दीजिए। 70 से 90 दिन के अंदर आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। उस कंपोस्ट को 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की पोटास बाहर से ला के डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पोटास भी आप इसी में बना सकते हैं। फिर नॉर्मल कंपोस्ट भी बना सकते हैं। गोबर भर दिया सिंपल और कंपोस्ट बनने दिया, ये 60 से 90 दिन में नॉर्मल कंपोस्ट हो जाएगा। तीसरा, आप वर्मी कंपोस्ट इसमें बना सकते हैं। केवल गोबर भरा और अर्थवम छोड़ दिए, सो वो नॉर्मल कंपोस्ट बन गया। चौथा, इसमें आप फॉस्फो कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें गोबर भर दिया, 70% 30% रॉक फॉस्फेट मिला दिया, 90 दिन में आपका वो फॉस्फो कंपोस्ट तैयार हो गया। और इसी में आप वर्मी फॉस भी बना सकते हैं, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 75% गोबर और 25% रॉक फॉस्फेट और अर्थबम साथ में जो खाद बनेगी वो बोलेंगे वर्मी फॉस। और ये सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू वाली खाद है या सबसे एडवांस खाद है जो भारत में गिने चुने लोग बना पाते हैं या बना रहे हैं। अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत सारे खादों का एक साथ विकल्प आप खेत में दे देते हैं, खासकर डीएपी का विकल्प आप खेत में दे देते हैं, तो वो खाद भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें ह्यूमिक एसिड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पर इसमें ह्यूमिक कम कंपोस्ट ज़्यादा बनेगा। तो ह्यूमिक के लिए अलग तरीका है। आप सारी पत्तियां या जो भी ग्रीन वेस्ट हो आपका, वो आप एक टंकी में भर दीजिए, टंकी का ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको नीचे से छेद करके छोटी सी टोंटी लगा दीजिए और 1 महीने के बाद उस टोंटी को ओपन कर दीजिए। उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो ह्यूमिक कहलाएगी आपकी, या ह्यूमिक एसिड कहलाएगी। आप उसको ड्रिप के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों को स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के खाद हैं, पर बेसिक जो खाद हैं वो हैं वर्मी फॉस, और दूसरा खाद है सबसे इम्पोर्टेंट मटका खाद, जो कि लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है और इसमें 5 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है और वो केवल घड़े में ही बनता है या इसमें नहीं बनता, ऐसा कह सकते हैं। घड़े के अलावा आप बर्तन में भी उसे बना सकते हैं, पर लोहे का बर्तन नहीं होना चाहिए। स्टील का चल जाएगा, प्लास्टिक का चल जाएगा और घड़ा भी चल जाएगा, घड़ा तो दौड़ेगा। तो आपको 20 लीटर उसमें गौमूत्र लेना है, ताज़ा या पुराना देसी गाय का। 20 केजी ताज़ा गोबर लेना है और 2 केजी उड़द की दाल का आटा लेना है। 2 किलो सरसों की खली लेनी है और 2 किलो लेना है गुड़ पुराना वाला। और जैविक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो पुराना हो, और नहीं हो तो फिर आप नया गुड़ भी ले सकते हो, पर पुराना कोशिश कर लेना, मिल जाता है जनरली। 5 चीज़ों को उस बर्तन में डुबा के रखना है, मतलब घोल बना के रखना है 5 दिन तक लगातार, कपड़े से मुंह बांधकर। एयर टाइट पैक नहीं करना है, कपड़े से मुंह बांधना है ताकि एयर का सर्कुलेशन स्लोली होता रहे। किसी तरह के एग्स, किसी तरह के कीड़े मकोड़े या पक्षी कोई हानि ना पहुंचाए उसमें, या कोई मक्खी भी ना जाए। 5 दिन तक उसको रखना है। 5 दिन के बाद उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाकर, 200, 300, 400 लीटर पानी मिलाकर उसे पूरे खेत में स्प्रेड कर देना है, मतलब ज़मीन के अंदर देना है उसे। पौधों को स्प्रे नहीं करना है, ज़मीन के अंदर डालना है। तो कुल मिला के इस ढंग से हम जो है ये लिक्विड तैयार करते हैं मटका खाद, और इस मटका खाद का उपयोग 10 से 15 दिन के अंतराल से हमें लगातार फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से, ये जो क्वांटिटी आपको हमने बताई है, ये करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है और पौधे में जो एक एनर्जी होती है वो लगातार बनी रहती है। जैसे हम इंसान सुबह खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें बीच बीच में चाय चाहिए पड़ती है, बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत सौंफ, लौंग या जो भी जिन लोगों का भी जो भी शौक रहता है, थोड़ा बहुत कुछ मुंह में चाहिए पड़ता है एनर्जी के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक उसी तरह पौधों को भी एक बेसल डोज के रूप में ये खाद जब हम स्टार्टिंग में फसल बोते हैं तब देते हैं, और बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतराल से मटका खाद लगातार देते रहते हैं। तो ये मैंने आपको मटका खाद के बारे में बता दिया। और ये जो वर्मी फास है, ये अगर सब्जी आप उगाते हैं तो 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से फसल बोने से पूर्व आपको देना चाहिए, जब खेत में कोई आप फसल बोते हैं तब। और उसके साथ अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो ये भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डलेगा। और अगर आप नॉर्मल कंपोस्ट बनाते हैं तो वो कम से कम वो भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डलेगा।
तो ये आपको सब्जियों में 2 टन प्रति एकड़, अनाज वाली फसलों में 1 टन प्रति एकड़ फसल बोने से पूर्व नमी युक्त खेत में डालना है। ऐसा नहीं कि खेत में धूप निकली है और धूप में आप इस खाद को डाल रहे हैं, सारे जर्म, सारे बैक्टीरिया, सारे जीव खत्म हो जाएंगे, फिर उस जैविक खाद का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको बनाने का तरीका, डालने का तरीका, डालने की मात्रा, ये तीनों चीजें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगी, तभी जाके हम बेहतर परिणाम ले सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको इसके बारे में बताया, खाद के मैनेजमेंट के बारे में। अब हम आपसे चर्चा करेंगे और तरह के जो मैनेजमेंट हैं उनके विषय में, वो हम आपसे बैठ के कर लेते हैं बात। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर जो हमने आपको बात बताई कि टाइम का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन में हमें देखना होता है कि हम फसल को किस समय पर बो रहे हैं। तो देखो, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने एक कैलेंडर तैयार किया है हम लोगों ने मिलके। वो कैलेंडर जो है आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको ये रहेगा कि कौन सी फसल को किस समय पे बोना चाहिए, क्योंकि समय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बिजाई जो है अगर समय पे होती है तो आप ये जान लीजिए कि आपकी फसल बेहतर परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता आपकी फसल को। और अगर बेटाइम बुआई होती है तो फसल का उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो वो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कैलेंडर उपलब्ध करवा सकते हैं 2020 का, कौन सी फसल को किस तिथि पर, किस आधार पर बोना चाहिए, तो वो आपको हम बता देंगे। तो उससे आपको कैलेंडर से तिथि देखकर आप समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर होता है पानी का मैनेजमेंट। पानी के मैनेजमेंट के लिए नंबर 1, अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पानी के मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सांचा है कि जहां पर आप इसमें फिट एक बार होते हैं या इसको एक बार करते हैं तो समझ लीजिए कि पानी का मैनेजमेंट अपने आप इसमें हो जाता है। तो कुल मिला के पानी के मैनेजमेंट के लिए हमें अलग से कोई विधि नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप खुले में फार्मिंग करते हैं, खुले खेतों में अगर आप फसलें उगाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रबंधन करना होगा। और प्रबंधन के लिए मैं मोटा मोटा आपको, समय का अभाव है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको रिज बेड बनाने होते हैं 2 फीट चौड़ा, रास्ता 3 फीट निकलने का, हाइट लगभग 0.25 फीट से 1 फीट, और उसी पर आप फसल को बोते हैं। और जहां पर आपका खेत का ढाल होता है, ढाल की विपरीत दिशा में आपको रिज बेड बनाने होते हैं, ताकि पानी का कटअप रहे और पानी जो है ना ब्रेकअप होके खेत में रुक सके। और जहां पर आपका खेत का ढाल होगा, या मतलब बेड का ढाल होगा, पानी स्लोप मेंटेन होके जाएगा, तो उसके एंड पर और स्टार्टिंग पर बेड को ब्लॉक करना होता है, और बेड की हाइट से आधा फीट नीचे तक उसको ब्लॉक करना होता है, ताकि खेत की जो मट्टी हो वो बेड के अंदर रहे और खेत का जो पानी हो वो खेत के अंदर रहे, जिससे रिचार्जिंग भी हो सके। और जब ओवरफ्लो हो पानी तो फसल सुरक्षित हो, और ओवरफ्लो होके जो हमने खेत के चारों तरफ ट्रेंच बनाई है उसमें पानी गिरे तो उसमें रिचार्ज हो। कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम किसी और शिविर में या किसी और ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपको खेत पे ले जाके ही ये दिखा के समझानी पड़ेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से हम पानी को रिचार्ज और मिट्टी को रोकने से, बहने से बचाते हैं। तो पानी की सिंचाई के लिए लेयर फार्मिंग में आप फॉगर का, मिनी स्प्रिंकलर का, फॉगर का नहीं, फॉगर इसमें बहुत कारगर नहीं हो पाता है, मिनी स्प्रिंकलर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे छोटे आते हैं, पानी की फॉग से थोड़ा सा बारीक बूंद को निकालते हैं। मिनी फॉगर पानी की फॉग बनाते हैं, पर उससे एरिगेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो इसलिए मिनी स्प्रिंकलर या फिर मिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मैनुअली स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते हैं एक पाइप के माध्यम से। तो पानी का प्रबंधन मल्टीलेयर फार्मिंग में ऑलरेडी होता है। कीड़ों के प्रबंधन के लिए तमाम तरह की मेडिसिन हैं जो आपको बनानी होती है। रसचूसक कीट, तनाछेदक कीट और इल्ली वर्गीय कीट, 3 वर्गों में कीटों को हमने बांटा है, और 3 वर्गों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं दवाई बनाने के और उनको कंट्रोल करने के। तो ये सब लिटरेचर का टॉपिक है, ये हम आपको लिटरेचर के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। किस फार्मूले में किन किन तरह की पत्तियों को ऐड करना पड़ता है, कितने दिन तक रखना पड़ता है, कितनी मात्रा में उन्हें स्प्रे करना पड़ता है।
फिर आती है बात जो है आपके खरपतवार मैनेजमेंट की। तो मैंने आपको बताया कि लेयर फार्मिंग अगर आप करते हैं तो खरपतवार आपके खेतों में बिल्कुल नहीं होगा, और अगर आप ओपन में फार्मिंग करते हैं, मतलब खुले में करते हैं बिना ढांचे के साथ में, तो फिर आपको आच्छादन करना पड़ेगा, मतलब मल्चिंग करना पड़ेगी। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास फार्म का वेस्ट है, चाहे वो पत्तियों के रूप में हो, चाहे वो घास के रूप में हो, चाहे वो धान का पैरे के रूप में हो, या किसी भी फसल के वेस्ट के रूप में हो, तो आप उस वेस्ट को जलाएं मत, फेंके मत, कुछ मत करें, इकट्ठा जाके एक जगह पर रख लें। और जब भी आप कोई फसल रिज बेड पर बोते हैं या खुले खेत में बोते हैं, तो फसल बोने के 2 से 5 दिन के बाद उसको आप पूरे खेत में बिछा दें। मतलब जो फसल बोई है वो फसल उगाए, जैसे ही उसका जर्मिनेशन हो और वो आप जो भी धान का पैरा है, लाइक जो भी पत्ते हैं या जो भी है आपके पास, वो सारा पूरे खेत में बिछा दें, ताकि जो है ना कोई खरपतवार ना उग पाए और पानी का वाष्पीकरण को रोका जा सके। इस तरह से हम आच्छादन करके जो है खरपतवार का प्रबंधन और पानी को उड़ने से रोक सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में आपको बताई। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि इस दौर में जब हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं या फिजिकली रूप से हम आपको चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, पर प्रयास किया है इस तकनीक के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें दिखाने का और समझाने का, बताने का। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी बातें अभी हमने करी हैं आपसे, उन सभी का कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर पहुंचेगा। और अब हम आपसे सीधे संवाद करते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हों या जो भी हम बातचीत कर रहे हैं इसमें आपके कोई डाउट्स हों या पहले से आपके कोई सवाल हों, तो कृपया आप हमें सवाल भेजिए और उनके हम जवाब देते हैं। तब हम इसको समझेंगे कि हमारा सेशन सार्थक हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपके दिमाग में जो भी सवाल हो वो सवाल आप हमसे करें। बताइए। रॉक फास्फेट के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ से करना पड़ेगा? आपका सवाल है रॉक फास्फेट कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता दूं, रॉक फास्फेट के भारत में 3 रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्सेज है जो है उदयपुर राजस्थान, वहाँ माइंस है, खदान है रॉक फास्फेट की, और वहीं पर उसको पीसने का और प्रोसेसिंग का काम होता है। तो आप इंटरनेट पे नंबर सर्च कर सकते हैं, अगर ना मिले तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पर। तो रॉक फास्फेट वहाँ से मिल सकता है। दूसरा रिसोर्सेज है हीरापुर सागर मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम हैं। यहाँ पर 70 किलोमीटर की दूरी पर खदान है रॉक फास्फेट की, जो इंडिया की 2nd लार्जेस्ट माइंस है। यहाँ पर भी रॉक फास्फेट निकलता है और उसको बारीक करके 100 to 150 मैस का करके और उसे फिर सेल किया जाता है। तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और तीसरा है दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, जो कि इंडिया की 3rd लार्जेस्ट माइंस है। वहाँ से भी रॉक फास्फेट आपको मिल सकता है। वो भी आपको इंटरनेट से नंबर खोज के निकालना पड़ेंगे। और अगर रॉक फास्फेट उपलब्ध ना भी हो पाए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। आप मुर्गी की वीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रेनाइट पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेनाइट पाउडर में आप पहले उसके फास्फोरस की वैल्यू को चेक करा लीजिए कि PTO5 कितने % है। अगर मिनिमम 10% भी अगर उस पत्थर में आ रहा है तो आप चुपचाप रॉक फास्फेट पाउडर का इस्तेमाल इसके स्थान पर कर सकते हैं। और ना मिले तो आप मुर्गी की वीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से। तो आपको रॉक फास्फेट की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। मल्टीलेयर फार्मिंग में 1 एकड़ का कितना खर्च आता है? मल्टीलेयर फार्मिंग में अगर हम खर्च की बात करें तो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि यह तकनीक एक तरह से पूरी सस्टेन है, पर इसको सस्टेन सिचुएशन तक लाने के लिए आपको कम से कम 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीजें हमने प्रकृति से डैमेज कर दी हैं उन सब को पहले फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से सस्टेन होगी। और एक दिन आप ऐसा कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। पर अभी हम अगर करें कि भाई हमें सब कुछ लेना है, बांस भी लेना है, घास भी लेनी है, एक्स्ट्रा जो भी चीजें इसमें लग रही हैं, तो अनुमानित बजट इसको संसाधन को जुटाने में, लगाने में, या जो मेहनत या जो लेबर लगेगी, वो सब का टोटल बजट लगभग 1.5 लाख के आसपास का होता है, जो कि 5 साल तक लगातार चलता है। मतलब एक बार स्ट्रक्चर लग गया तो 5 साल तक इसमें आप लगातार फसलें उगा सकते हैं। और इसका टोटल बजट जो है 1.5 लाख रुपए है अनुमानित, मोटा मोटी। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बैम्बू वुड आपको कितने रेट में मिलती है।
एवरेज 1.5 लाख का खर्चा, 5 साल तक ये लागत चलेगी। 1 साल की अगर इस मॉडल की लागत की बात अगर हम करें तो लगभग 30,000 के आसपास की लागत 1 साल की बैठती है जी। मल्टीलेयर में वीट और मक्का और बाजरा ये सब कर सकते हैं? देखिए, मल्टीलेयर में आप मक्का, गेहूं, बाजरा, अनाज वाली जो फसलें हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर अभी हमने अध्ययन नहीं किया है। आप इसमें सब्जी वाली फसलें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कौन कौन सी फसलें कर सकते हैं इसकी कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने। आप एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अभी बोल देता हूं, उस नंबर पर आप उस लिस्ट को बुला लीजिए। आपको लिखना होगा कि हमें मल्टीलेयर फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, किसके साथ क्या बो सकते हैं, उसकी लिस्ट दीजिए, तब हम आपको वो नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9179066275। फिर से रिपीट करता हूं 9179066275। एक बार हिंदी में बोल देते हैं 917902 6 275। ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आप जो भी इंक्वायरी लिखेंगे, आपको उसकी पीडीएफ, आपको उसके जवाब, आपको उस पे नंबर आपको दिए जाएंगे। और अगर आपको हमसे संवाद करना हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहता है। तो शाम के 8 से 10 के बीच में आप हमसे संवाद कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि इसी नंबर पर आप अपने सवाल ड्रॉप करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आप शाम को 8 से 10 के बीच में हमसे लंबी बात हो या जो भी डाउट्स हो वो डिस्कस कर सकते हैं जी। मानसून में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? मानसून में? हाँ, खरपतवार का नियंत्रण। मानसून मतलब बारिश के समय। देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया कि आप आच्छादन विधि से खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1 विधि, और यही सबसे कारगर विधि है। जब भी आप फसल को बोते हैं, और मैंने बताया फसल के उगने के 5 से 7 दिन के बाद जब हमारी फसल उगाए थोड़ी, या जैसे हम सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, बैगन, मिर्ची, तो ये तो सब हम नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमने ट्रांसप्लांट आज किया पौधे को, और पीछे से हमने आच्छादन कर दिया, मल्चिंग के रूप में हमने घास को, धान के पैरे को, या जो भी वेस्ट है हमारे पास, उस वेस्ट को पूरी तरह से हम खेत में बिछा देंगे। मिट्टी नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की कंडीशन हम कर देंगे तो कोई भी घास निकल के नहीं आएगी और पानी भी वाष्पीकृत होने से बच जाएगा। दोनों फायदे एक साथ में होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, वो गर्मी के समय आपको करना पड़ेगा, और वो हर 3 साल में आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए ये कि जैसे ही आपकी गर्मी में फसल कटती है गेहूं की, या जिन भी हिंदुस्तान के इलाके में जिस भी समय पे मार्च अप्रैल के महीने में जो फसल कटती है, उसके तुरंत बाद वो एक बार फसल को कटने के बाद खेत को जोत दें, और जोतने के बाद एक स्प्रिंकलर चला दें। और स्प्रिंकलर चलाने के बाद 0.25 माइक्रोन की बिल्कुल पतली पॉलीथीन एक आती है, वो पॉलीथीन को पूरे एकड़ के खेत में आपको बिछाना पड़ेगा। और फिर जाके 15 दिन तक वो पॉलीथीन बिछी रहेगी। फिर उस पॉलीथीन को हटा के आप लपेट के रख लीजिए। आपके खेत से जो खरपतवार के जर्म होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपका खेत वीड फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा केवल 2 से 3 साल तक चलेगा, क्योंकि हवा के माध्यम से जो खरपतवार के बीज आपके खेतों में आके जमेंगे, गिरेंगे, वो पुनः फिर आपके 2-3 साल के बाद फिर से खेत में खरपतवार होने लग जाएंगे। तो सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप जो है ना, या तो मल्टीलेयर फार्मिंग करें, या तो फिर जो है अपना आच्छादन विधि से खरपतवार को नियंत्रित करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट का विकल्प कैसे तैयार करें? माइक्रो न्यूट्रिएंट का सबसे अच्छा विकल्प होता है, गोबर में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और जब हम गोबर को इस बैग में डालते हैं और 4 इंची का स्लोप मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही जिस तरफ ढाल होता है, उस ढाल के डायरेक्शन में वो लिक्विड कलेक्ट होके आ जाता है। और उस लिक्विड को हम जब स्प्रे करते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा रिसोर्सेज होता है। और अगर आपको खेत में, जमीन में, मिट्टी में पिला के देना है तो 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे फसल दरमियान आपको देना होता है। और अगर आपको स्प्रे में देना है तो 2 लीटर लिक्विड ये और 13 लीटर पानी आप स्प्रे करके देंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अच्छा विकल्प होगा। जो मटका खाद हम डालते हैं वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का दूसरा अच्छा विकल्प होता है। तो वो हर 15 दिन में हमने आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक वो भी अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए, समय हो चला है। अब आपके जो भी सवाल हों, आप कृपया अपने सारे सवाल हमें व्हाट्सएप पर लिखेंगे।
और सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और अगर कोई लंबी बातचीत हो तो शाम को 8 से 10 के बीच में हम आपसे फ़ोन पे संवाद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा और खेती को और इस मिशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप सभी योद्धाओं से, जैविक खेती करने वालों के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।